हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि सारा वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, बट आज का लेक्चर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसलिए देखिए, इस लेक्चर को देखने से पहले आपको कुछ चीज़ें जो है बहुत ध्यान दे करके चलनी पड़ेंगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी आवाज़ जो है बहुत अच्छी तरीके से सुनाई दे रही होंगी। देखिए क्या है कि ये जो हम सीरीज अभी शुरू किए हैं ट्रांसफार्मर का, ये काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो स्टूडेंट्स जो अभी नए हैं उनके लिए यही रिक्वायरमेंट है कि आप जाइए ट्रांसफार्मर के लेक्चर नंबर 1 से देखिए, उसके बाद जो है इस टॉपिक पे आइए। देखिए अभी तक जो जितने भी लेक्चर हमने आपको कराए हैं उसमें हमने आपको पढ़ाया कि ट्रांसफार्मर क्या है। मतलब पहले में अभी जब हम बात कर रहे हैं तो क्या सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ही है आपका। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर क्या है, इससे पहले जो है हम आपको सारी चीज़ें बता चुके हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं, 3 से ज़्यादा ही हैं। देखिए आप इसमें जाइए, सबसे पहले समझिए कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग जो है अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो से देखने से पहले आप जो है पेन और कॉपी के साथ इसको देखा करिए। अगर आप स्टूडेंट जो है अगर आप इसको जो है विदाउट पेन और कॉपी के से देखेंगे तो आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसको आप इस तरीके से ना देखिए कि आपकी बुक में जो चीज़ें लिखी हैं वो चीज़ें हम आपको बताएं। देखिए बताएंगे रहेगा वही चीज़ें, बट जो वे है, जो तरीका है वो थोड़ा अलग तरीके से हम देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको आगे मिल सकती हैं, कुछ चीज़ें थोड़ा पीछे मिलेंगी, मगर मिलेंगी सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो है हमने सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर के बारे में बात होता है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो बिल्कुल परेशान होने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है। जितनी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं बस उतना आप ध्यान दीजिए, एकदम घबराइए मत। समझ अगर आप कुछ भी नहीं आ रहा है फिर भी आप एकदम परेशान मत होइए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने से पहले आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर को जो है देख करके आना है। उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब देखिए ट्रांसफार्मर है, इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे भी जो है हमने काफ़ी लेंदी वीडियो बनाया है। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर को आपको जो है देखना है। उसके बाद इससे जस्ट पीछे का लेक्चर जो हमने आपको पढ़ाया, कोर टाइप एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर। आई होप स्टूडेंट्स आपको इतनी चीज़ें अगर आपको आती है, और सबसे बेसिक हिस्टैरिसीस आप देख करके आइए, जो हमने वहाँ पे कर्व बनाया है, BH में क्या रिलेशन है बताया है, ED करंट क्या है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। जब मशीन शुरू हुआ था तो उसी में हमने आपको ये सारी चीज़ें कराई थी। तो अब हम क्या बात करेंगे, इसको हटाते हैं, अब चलते हैं टॉपिक पे। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, जो आज का टॉपिक है 2D का जो टॉपिक है ये ध्यान लिख लेते हैं हम। 2D का जो टॉपिक है उसमें हम क्या देखेंगे, 2D का जो टॉपिक है वो क्या है, इसमें हम देखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर है आप स्टूडेंट जानते हो। चलिए आपसे बात करते हैं। देखिए आप जानते हो कि जो ट्रांसफार्मर है वो AC पे वर्क करता है, आप समझ रहे हो, तो ये DC पे क्यों नहीं वर्क करता है? तो ये भी तो सोचने की बात है। अब केवल रट लेना अच्छी चीज़ें नहीं है। तो ट्रांसफार्मर जो है ऑन द DC सोर्स में क्या कंडीशन रहने वाली है, अगर हम DC लगाते हैं तो हमें क्या मिलेंगे, तो ये बात हम आज की वीडियो में करेंगे, जो कि सबसे बेहतरीन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो है हम देखेंगे कि नो लोड कंडीशन जो है ट्रांसफार्मर का, उसके बारे में हम जो है कुछ बात करेंगे। इसमें जो है क्या, अगर हम फाइनाइट परमेबिलिटी लेकर के इसको आगे बढ़ाएं तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ट्रांसफार्मर अगर DC सोर्स पे लगाते हैं तो हम किस तरीके से उस पर क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्या हम DC का उपयोग कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, और AC का तब आपको पता चलेगा कि AC क्यों उपयोग कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है AC का, और DC का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। इसमें आपको समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको जो है ये बहुत ही जगह वन लाइनर में पूछ लिए जाते हैं। अब वन लाइनर कहने का मतलब यह है कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपको एग्ज़ाम ही में पूछा जाए, आपके वाइबा में, प्रैक्टिकल में, और जो है चलते फिरते कोई भी आपसे ये नॉर्मली ये सवाल जो है पूछ के चल सकता है कि DC का उपयोग हम क्यों नहीं करते हैं।
तो चलिए इसके बारे में हम बात करें और इस सबको हटाते हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि यहाँ जितने टॉपिक हमने लिखे हैं आपको वो सारी चीज़ें मगअप हैं, याद हैं। चलिए आई होप आप लोग जो है मेरे पॉइंट को गेट कर रहे हो, तो यू गेट माई पॉइंट। चलिए अब इसके आगे हम चलते हैं और इसको हटाते हैं और हम अब बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी पे, ट्रांसफार्मर ऑन द डीसी सोर्स क्या कंडीशन है। तो चलिए बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स पेन और कॉपी के साथ आप तैयार रहिए, जो चीज़ें हम करा रहे हैं उसको आप नोट करिए। देखिए जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर, आई होप आपको ये चीज़ें जो है अच्छी तरीके से दिख रही होंगी। थोड़ा सा मैं ये चीज़ें चेक कर लेता हूँ। देखिए जो ट्रांसफार्मर है, चलिए अच्छे से देखिए, जो ट्रांसफार्मर है ऑन द आई होप मेरी आवाज़ आपको अच्छे से सुनाई दे रही होंगी। जो ट्रांसफार्मर है, अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की, तो ऑन द डीसी सोर्स, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर ऑन द डीसी सोर्स, तो इसमें क्या करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोर टाइप हमने आपको पढ़ाया था, थोड़ा सा उसका डायग्राम यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं और कुछ समझाने की थोड़ी सी आपको कोशिश करते हैं। देखिए आप समझिए स्टूडेंट्स कि इसमें जो है हमने आपको क्या बताया था, इसके पास दो योक होता है और दो लिम्ब होती है। अब योक क्या है, योक इज द पोर्शन दैट, ये जो मैं डैश कर रहा हूँ इसको आप देखिए, और जो लिम्ब हम बोल रहे हैं वो क्या है, देखिए इसके पास एक लिम्ब है और दो लिम्ब है, ये दोनों लिम्ब है इसके, आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो हम अगर जो है सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, जो कनेक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी में, प्राइमरी का नाम देते हैं। और सेकेंडरी क्या है, जो हम लोड से कनेक्ट कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर अभी हम नो लोड की, यहाँ पे कोई लोड नहीं लगा है, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। देखिए अब आपको क्या समझना है इसमें कि हमने क्या लिखा है ऊपर, कि ट्रांसफार्मर को हमें डीसी सोर्स पे देखना है। तो चलिए सॉरी, यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे डीसी लगाते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है। आप जानते हो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर अगर हम डीसी लगाएंगे तो आपने एक फार्मूला, जब हम एसी के कंडीशन में आपको पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे एक ईएमएफ ऑफ द ट्रांसफार्मर का ईएमएफ वाला जो फार्मूला था, हमने क्या निकाला था, E इक्वल टू माइनस एन, अरे सॉरी ट्रांसफार्मर का नहीं, ये क्या नाम है, फैराडे का जो सेकेंड लॉ है उसके थ्रू यहाँ पे आया है। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर का अलग है। देखिए E इक्वल टू माइनस एन, जब ट्रांसफार्मर के ईएमएफ का इक्वेशन करा रहे थे स्टूडेंट, तो इस इक्वेशन का हमने उपयोग लिया था। क्या है, d∅dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, और उसके बाद जब इस इक्वल लगाते हैं तो ये n आता है, और नेगेटिव जो है लेंज लॉ की वजह से है, मतलब जहाँ से ये चीज़ें कॉज हैं उसी के इफेक्ट को ये अपोज करते हैं। तो इतनी चीज़ें जो है बहुत बेसिक है, फैराडे का लॉ भी हमने आपको पढ़ाया है, तो ये चीज़ें आप मिस ना करिए, इससे पिछले जाइए और उसमें देख करके आइए। देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि अगर ये देखिए डीसी लगाएंगे तो यहाँ पर कोई भी फ्लक्स का चेंज आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्या बोला हमने कि अगर, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा, अगर हम जो है यहाँ पर, अगर जो है हम यहाँ पर डीसी लगाएंगे तो फ्लक्स का कोई आपको चेंज दिखेगा, नहीं दिखेगा। और यहाँ पे जो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नो फ्लक्स चेंज, यहाँ पे जो है आपको, मतलब क्या लिखते हैं, एट अ डीसी कंडीशन, एट अ डीसी कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि पहला कंडीशन क्या, नो फ्लक्स चेंज, मतलब नो फाई चेंज। सो ये क्या होगा, एज अ कांस्टेंट आपको देखने गया, एज अ कांस्टेंट। अब ये चेंज नहीं हो रहा है फाई, तो एज अ कांस्टेंट ही तो दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाई आपका चेंज ही नहीं हो रहा है, तो किस तरीके से, ना आपको प्राइमरी से जाएगा, ना सेकेंड, ना सेल्फ इंडक्शन, ना म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पे क्या होने वाला है आपका फाई, मैं रीज़न बता रहा हूँ कि क्यों जो है डीसी का उपयोग नहीं। अब ये फाई जो है कांस्टेंट की तरह उपयोग में आएगा, इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आप समझ रहे हो कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा आपको, 0। उसके बाद इस जो इक्वेशन है उससे के थ्रू आपको क्या मिलेगा, 0। कोई ईएमएफ यहाँ पे आपको जनरेट होता हुआ नहीं दिखेगा। तो अब आपको ये रोल पता चल रही होगी कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और इसके इफेक्ट से जो आपका, अब देखिए यहाँ ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, मगर यहाँ पे जो करंट आप यहाँ से भेजेंगे वो क्या करेगा, इस प्राइमरी वाइंडिंग को हीट अप करते रहेगा। मतलब यहाँ पे जो आई है वो क्या है, हाई है,
आई रहने वाली है। तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में याद रखिए। इसलिए जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर डीसी का उपयोग नहीं होता है और एसी का उपयोग हम करते हैं, ताकि हमारा जो फ्लक्स है वो चेंज, ताकि जो फैराडे का लॉ बोलता है वो चीज़ें यहाँ पे हो सकें। मतलब आपका जो है फ्लक्स चेंज करेगा तो ही बात बनेगी, तो ही आपका इंड्यूस्ड। फैराडे का जो सेकंड लॉ वो क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब जितना आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है वो आपका प्रोपोर्शनल है किसके, ईएमएफ के। हमने यही तो बात किया था फैराडे के लॉ में कि जो ई है वो आपका प्रोपोर्शनल है किसके, किसके प्रोपोर्शनल है, डी फाई बाई डी टी के। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पर अगर आपका ये कांस्टेंट हो जाने वाला है तो ईएमएफ आपका ऑटोमेटिक है कि नहीं यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। इसलिए वी नॉट यूज द डीसी सोर्स एज अ ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे आप ये रीज़न आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। और इसमें जो चीज़ जो अभी नए हैं उनके लिए हमने बताया, ये ट्रांसफार्मर में कई सारे वीडियो हो चुके हैं। हमने आपको मोटर पढ़ाया है, जनरेटर पढ़ाया है, ऐसे आपके जितने भी टेक्निकल के सब्जेक्ट हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से हमने कराया है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमने कराई है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे हम नाम लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है जो कि आपको देखने को मिले। मशीन सेकंड भी यहाँ पे, अभी आप 3rd सेमेस्टर में हो, आगे बढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जो अच्छे सब्जेक्ट 6th सेमेस्टर के भी हमने कई सारे सब्जेक्ट कराए हैं, जैसे IMRE है, आपका UEET है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो हमने आपको कंप्लीट कराया है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें जो हमने आप बता रहे थे, ये टॉपिक आपने माइंड में रखिए। ये चीज़ें जो है यहाँ पे आपको मिलेंगी। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ट्रांसफार्मर ऑफ द डीसी सोर्स। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है अब हम समझते हैं कि देखिए जो अभी यहाँ पे फेजर डायग्राम ट्रांसफार्मर में आपको बताया जाता है, आगे अब बताया जाएगा जब एट अ लोडेड कंडीशन में, तो उसको समझने के लिए पहले नोड लोड कंडीशन लेकर के हम कुछ चीज़ें को मगअप करते हैं, कुछ चीज़ों को याद करते हैं। तो ज़्यादा दिन में करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक यहाँ पे हम रखते हैं और यहाँ से हमें कंक्लूजन मिला कि हम एसी का उपयोग करेंगे, नॉट डीसी का। तो चलिए आगे इसके स्टार्ट करते हैं। अब इसके आगे अगर हम बात करें, इसके आगे हम बात करें तो अब हम थोड़ी बात करते हैं आइडियल कंडीशन की। देखिए क्या होता है कि आइडियल तो कोई चीज़ होती नहीं है, चाहे कोई भी डिवाइस हो वो आइडियल नहीं होगा, कुछ न कुछ लॉसेस वहाँ पे होने वाली है आपको। आइडियल कहने के इन द सेंस का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूँ कि मैं थोड़ी आपकी बॉडी से एग्जांपल लेता हूँ इसलिए ताकि आप रिलेट कर सकें। मान लीजिए आपका जो है बॉडी है वो हम बोल रहे हैं आइडियल है, मतलब आपको किसी भी तरीके को कोई लॉस नहीं है, कोई बीमारियां नहीं है। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। ऐसा कोई मशीन भी है तो मशीन में क्या होगा, तो वहाँ पर मशीन में हर चीज़ तरीके का लॉस होता है, कोई ना कोई इफेक्ट वहाँ पे होने को दिखेगा। एज अ कभी वो एडवांटेज के रूप में दिखेगा, कभी वो लॉस के रूप में। तो अगर हम ट्रांसफार्मर को एज अ आइडियल कंडीशन देखें, ट्रांसफार्मर एज अ आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन, यहीं से हम थोड़ा कुछ निकालते हैं और आपको समझाते हैं। ट्रांसफार्मर एज द आइडियल कंडीशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। एकदम निगाहें आप अपने बोर्ड पे रखिए, बिल्कुल इधर उधर नहीं करना है, क्योंकि हमें जो समझना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट्स आइडियल कंडीशन है तो यहाँ पर समझिए कि जितना यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा, मतलब आइडियल कंडीशन का मतलब क्या है, कोई भी लीकेज फ्लक्स नहीं रहेगी। जितना ईएमएफ इवन, जितना फ्लक्स इधर आपका प्राइमरी में उतना सेकेंडरी में, मतलब नो लीकेज फ्लक्स। यूजुअल फ्लक्स जितना ट्रांसफर हो रहा है प्राइमरी से सेकेंडरी जाने वाला है, नो लॉसेस, नो आयरन लॉसेस। ऐसे बहुत सारी फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हमें आपको बातें करनी है। चलिए यहाँ पर अगर हम देखें कि एजॉप्शन करें कि आइडियल कंडीशन का, आइडियल कंडीशन ऑफ द ट्रांसफार्मर, तो उसमें हम क्या देख सकते हैं जो है आपका आइडियल कंडीशन की अगर हम बात करें, इसमें सबसे पहले हम बात कर सकते हैं किसके बारे में, कि यहाँ पर नो रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग। जो हमने वाइंडिंग लिया है उसका क्या होगा, वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब जो प्राइमरी वाइंडिंग है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो वहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंस के थ्रू लॉसेस हैं वो आपको देखने को मिले, मतलब नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ये चीज़ें आप समझ सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस, नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस। दूसरी बात नो लॉसेस,
किसी भी तरीके का लॉस नहीं। इसमें आपका आयरन लॉस भी है, बहुत सारे लॉसेस हैं, मतलब कोई आपका लॉस नहीं है एज अ आइडियल कंडीशन। तीसरी बात क्या है, नो लीकेज फ्लक्स, मतलब एफ ये आपका जो है फाइल से दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, लीकेज फ्लक्स। कोई लीकेज फ्लक्स नहीं है, तो जितना फ्लक्स आपका प्राइमरी में उतना सेकेंडरी में ट्रांसफर होगा, मतलब पावर आपका बहुत अच्छी तरीके से प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर होने। तो इसके आगे देखते हैं यहाँ पर, इसके बाद जो हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, इसमें हम बात ये करेंगे कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो पार्ट हो जाता है, अगर हम मैग्नेटाइजिंग कर्व की बात करें, मगर अगर हम जो हमने आपको एक BH कर्व आपको स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया था, मैग्नेटाइजेशन कर्व की बात करें तो आइडियल ऑफ द ट्रांसफार्मर में उस कर्व को हम क्या लिख सकते हैं, लीनियर आइडियल कंडीशन है तब, मतलब मैग्नेटाइजेशन कर्व की बात करें इज लीनियर, मतलब क्या, अगर B को इधर ले रहे हैं, H को यहाँ पे, तो ये कर्व जो हम बना रहे थे B और H में, तो ये क्या है, इसका जो है लीनियर आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, आइडियल कंडीशन का। अगर यही प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है, आप जानते हैं प्रैक्टिकल में स्टूडेंट्स ये चीज़ें आपको यहाँ पे जब मैग्नेटाइजेशन फोर्स लगाते हैं उसके बाद क्या होगा, ये पीछे रिटेंटिविटी, उसके बाद कोरिसिविटी, फिर ये जिस पाथ से जाता है उसी पाथ से वापस नहीं आता है, ये क्या करता है, अपना पाथ दूसरा चेंज करके अपना आता है। ये चीज़ें आप समझ सकते हैं, रिटेंटिविटी कोरिसिविटी इसी में था। ये क्या है, प्रैक्टिकल कंडीशन, प्रैक्टिकल में आपको इस तरीके से मिलेगा। आइडियल का मतलब ये है कि कोई भी लॉस नहीं, अपने मन अनुसार जितना हमें समझ लीजिए कि जितने अच्छे से हम इफ़िशियंट तरीके से उसको बना सकते हैं वो आइडियल कंडीशन बोला जाता है। मतलब कोई भी लॉस नहीं है, बस एक समझ लीजिए कि एक धारणा टाइप से, ऐसा कुछ है नहीं। प्रैक्टिकल में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें तभी तो आपकी टिपिकल हो रही हैं। अगर नो वाइंडिंग नो कुछ तो एकदम सिंपल सा ट्रांसफार्मर का पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहे होंगे। अब हम बात करेंगे इनफाइनाइट परमेबिलिटी जो है इसमें आपकी होने वाली है, इनफाइनाइट परमेबिलिटी, देख रहे थे इस आइडियल कंडीशन में इनफाइनाइट परमेबिलिटी की, इनफाइनाइट परमेबिलिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंस है, इसको जो है आपको ध्यान देना है। देखिए इनफाइनाइट परमेबिलिटी की अगर हम बात करें, मतलब जो म्यू है वो आपका क्या है, इनफाइनाइट। इसकी अगर बात करें तो जो आपका रिलेक्टेंस है, अब आप कह रहे हैं रिलेक्टेंस क्या है, देखिए अगर आप इलेक्ट्रिक वाले कॉन्सेप्ट में जाएं तो वहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट के कॉन्सेप्ट जाएं तो रिलेक्टेंस आपका एज अ सिमिलर रेजिस्टेंस होता है। जो रेजिस्टेंस है वो करंट को अपोज करता है, जैसे फ्लक्स को अपोज ये रिलेक्टेंस करता है, बट यहाँ पर ये जीरो होगा। क्यों, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है परमेबिलिटी, एक होता है परमियंस, परमेबिलिटी, आप ये चीज़ें जो है समझ करके चलिए। हमने जब मैग्नेटिक सर्किट पढ़ाया था, मैग्नेटिक टर्म यूज इन द मैग्नेटिक सर्किट, मतलब बेसिक टर्म यूज इन द मैग्नेटिक सर्किट हमने आपको पढ़ाया था, उसमें हमने आपको परमियंस रिलेक्टेंस ऐसे बहुत सारे फार्मूले वहाँ पर जो है हमने आपको कराई थी। तो ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप याद रखिए। अब जो रिलेक्टेंस है एस, ये क्या है, फार्मूला है एक आपका जो है एमएमएफ अपॉन फ्लक्स, क्या है, एमएमएफ अपॉन फ्लक्स। तो ये चीज़ें आपको जो है स्टूडेंट्स ध्यान दे करके चलनी है। तो देखिए ये आपको ध्यान देना था, ये क्या है, एज अ आइडियल कंडीशन, अब स्टूडेंट्स हम क्या काम करते हैं, अब हम एक एग्जांपल, ये तो आइडियल कंडीशन का हमें आपको एक तरीके से बताना ही था, क्योंकि अब जो कंडीशन हम लेंगे अभी हम नो लोड लेंगे, क्योंकि उसमें नो लोड में हमें आपको कराना फाइनाइट परमेबिलिटी अगर रखें एज अ फाइनाइट परमेबिलिटी, तो आयरन लॉस अगर हम वहाँ पे जीरो करके एक सर्किट बनाते हैं उसमें हम आपको बताएंगे बहुत सारी चीज़ें। जैसे एक आपने टर्म सुना होगा आई नॉट इक्वल टू आपने सुना है रूट में आई यू प्लस आई डब्ल्यू, ऐसे आई यू क्या है, आई डब्ल्यू क्या है, मतलब वाटलेस क्वांटिटी क्या है, वाटफुल क्वांटिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हमें आपको बतानी है। तो देखिए डायरेक्ट हम आपको कोई चीज़ नहीं कराएंगे, एक एक टॉपिक उठाएंगे फिर आपको जो है वहाँ पर ले जाएंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, करते हैं ऑपरेशन
अब स्टूडेंट जो है हम बात करेंगे, बिल्कुल आपकी निगाहें बिल्कुल बोर्ड पे होनी चाहिए, इधर उधर बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हम बताएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंस रहने वाला है। देखिए अब जो हम बात करेंगे वो क्या बात करेंगे, ऑपरेशन। देखिए अगर जिसको ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ नहीं पता है, अगर वो देखेंगे तो आपको और कहीं देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से लेकर के जो कंपटीशन बताए जाएंगे बिल्कुल यही चीज़ें एकदम सेम टू सेम आपको यही मिलने वाली है। ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर और सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एकदम समझ लिए रामबाण इलाज है। ट्रांसफार्मर एट अ फाइनाइट permeability एट अ फाइनाइट परमेबिलिटी। देखिए इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट परमेबिलिटी, ये चीज़ें आपको जो है ध्यान देनी है। तो चलिए इसके आगे हम आपको समझाते हैं। जो ऑपरेशन है ऑफ द ट्रांसफार्मर एट अ फाइनाइट परमेबिलिटी, जो आपका म्यू है वो क्या है, फाइनाइट है, ये चीज़ें आप हैं। और यहाँ पे जो आयरन लॉसेस हैं, आयरन लॉस है वो क्या है, 0। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियरली जो है दिख रहा होगा। तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ जी, बिल्कुल। चलिए अब इसके आगे हम चलते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए इसको समझने के लिए आपको थोड़ा प्रीवियस लेक्चर में चलना होगा, जब हमने आपको वर्किंग पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था वर्किंग में? हमने जो है अभी वो जो डायग्राम हम बताए थे, एक बार उसको फिर बनाना होगा, ये कोर टाइप वाला। तो देखिए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर अगर हम सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं, मैं बार बार ये बातें इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए। सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो वो क्या है, प्राइमरी, बहुत बेसिक है, बट बारीकी चीज़ें वहाँ पे पूछी जाती हैं। आप कहीं भी जाएंगे तो हायर एजुकेशन जाएंगे, एकदम आपको यही चीज़ें जो है बारीकी से पूछेंगे ज़रूर, क्योंकि ये चीज़ें क्या है कि ये दर्शाती है कि आपने कितनी अच्छी तरीके से, देखिए आपको लगता है बहुत छोटी चीज़ें हैं, बट छोटी चीज़ें से ही बड़ी चीज़ें बनती हैं। अभी अगर आप कोई चीज़ें निगलेक्ट करके चलेंगे तो आगे चल करके जो है यही सब सारी चीज़ें आपको इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपको आगे और सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो देखिए जो चीज़ें हम बता रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। अगर हम यहाँ पे AC सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, V1 देते हैं, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए आपको एक करंट देखने को यहाँ पे मिलेगा I म्यू। मैं क्या बोल रहा हूँ आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम सप्लाई जो है यहाँ पे AC देते हैं तो एक करंट देखने, यहाँ पे वोल्टेज जो है V1 है और एक करंट देखने को मिलेगा I म्यू क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट। क्या है I म्यू, क्या है कि आपका मैग्नेटाइजिंग करंट है। इसको आप एक तरीके से और कह सकते हैं कि I म्यू क्या है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ द नो लोड करंट रिक्वायर्ड, मतलब मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। यहाँ देखिए I म्यू क्या लिख सकते हैं आप कि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करेंट, जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा, ये आपका आई मतलब I म्यू है। ये क्या है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ द नो लोड करेंट। नो लोड करेंट है क्योंकि नो लोड आप कंडीशन आपको दिख ही रहा है। क्या मैंने बोला, कुछ नहीं बोला, V लगाया, I आपको दिखा। I की वजह से जो है फ्लक्स आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी में, जो कि जनरेट करेगा आपका E1 आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी में। एक EMF है ये E1 प्राइमरी EMF, और उसके बाद सेकेंडरी में आपको जो है इसके कारण जो है क्या मिलेगा, E2। आई होप स्टूडेंट्स आप जो है इस बस इतनी कॉन्सेप्ट को आप जो है ध्यान दीजिए, जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। अभी लोड की हमने बात ही नहीं की है। चलिए इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप समझ करके चलिए। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर एक कंडीशन आपको मिलेगा कि I0 अगर हम निकालेंगे तो मिलेगा आपको I म्यू प्लस IW क्या है, आयरन लॉस। ये आपको हम दिखाएंगे बाद में ये चीज़ें हैं क्या, तो अभी इसको नहीं लिखते हैं। तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट्स अगर आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें अब हम क्या ही लिखवाएं, क्योंकि आप इसमें लिख सकते हो कि व्हेन वी कनेक्टेड द AC सप्लाई देन वी गेट द V1 हम दे ही रहे हैं। तो इसके बाद क्या होगा, आगे चल करके आपको I म्यू देखने को मिलेगा, जो कि क्या है, फ्लक्स के बाद E1, फिर सेकेंडरी में E2 आपको देखने को मिलने वाला है।
ये ट्रांसफार्मर की वर्किंग आप देखेंगे तो वहाँ पे मैं बहुत अच्छे तरीके से बताया। हमारा इसमें जो कॉन्सेप्ट है बताने का वो फेजर का एक नो लोड वाला है, तो जो हम आपको यहाँ पर कराएंगे। तो चलिए उसको यहाँ पे करते हैं। तो इतनी चीज़ें इसमें जो है आपको समझ करके चलना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो है आप इसको ध्यान दीजिए। अब हम बात करेंगे इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो उनके बारे में। चलिए इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखिए जो हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस क्लास में जाएँ तो हमने आपको कुछ वहाँ पे एक ग्राफ कराया था। वो क्या है, इन प्रीवियस लेक्चर कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर, वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर में जाएंगे तब आपको वहाँ पे मिलेगा प्रीवियस लेक्चर। उसमें हमने आपको क्या बताया था, देखिए V इक्वल टू माइनस ई आपको मिला था इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने आपको बताया था किसके थ्रू, लेंज लॉ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप जितनी आगे से जैसे डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लग रहा है ये फार्मूला डायरेक्ट कैसे आ गया। डायरेक्ट नहीं आया है, इससे पीछे कई सारी प्रोसेस हुई हैं। तो आपको क्या करना है, जाकर उन प्रोसेस को देखना है, वर्किंग को देखिए, कंस्ट्रक्शन को देखिए, कोर टाइप देखिए, सेल टाइप देखिए, फिर उसके बाद ये टॉपिक है ना। तो आप अगर सीधा बीच वाले सीढ़ी 5वीं 6वीं सीढ़ी पे जा रहे हैं तो पहली दूसरी सीढ़ी कौन चढ़ेगा, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है जो हम यहाँ पर बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन और है, अगर हम फाई के टर्म में देखें, फाई एम कॉस ओमेगा टी, फाई एम कॉस ओमेगा टी, और अगर हम इसको जो है स्टूडेंट्स आई के टर्म में भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें आई का इसमें कॉन्सेप्ट यूज करना है। आई के टर्म में अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, हम आई म्यू निकाल रहे थे तो आई एम कॉस ओमेगा टी। स्टूडेंट्स अभी हमने जब आपको पढ़ाया था क्या, E1 जब निकलवाया था ट्रांसफार्मर में तो क्या निकाले थे हम लोग, EM को क्या निकाले थे, -N1 N निकाले थे, B था और क्या था, NB फाई एम साइन ओमेगा टी -90, ये हमने उस इक्वेशन में हमने निकाला था। E2 की बात करें तो क्या था, N2B फाई एम साइन ओमेगा टी -90। बस ये इक्वेशन नंबर दूसरा, इक्वेशन नंबर तीसरा, इक्वेशन नंबर चौथा, इक्वेशन नंबर 5वां। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। अभी इसको हम रेज नहीं करेंगे, इसी से हम जो है आपको उस ग्राफ को बना के दिखाएंगे जो हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं। तो चलिए उस ग्राफ को आप यहाँ पे ध्यान दीजिए जो हम यहाँ पे आपको बनाने वाले हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स इसमें आप कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंस है जो हम यहाँ पे आपको कराएंगे। तो ये चीज़ें जो है आप इसको नोट करिए। चलिए अब हम इसके जो है आगे बढ़ते हैं। अगर स्टूडेंट्स हम फाई के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम एक फेजर बनाने की कोशिश करते हैं, फाई के रिस्पेक्ट मान लीजिए यहाँ पर फाई है, फाई मतलब ये टर्म। आपको क्या ध्यान रखें, जो आपको यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट मिला था नो लोड कंडीशन मतलब आई म्यू, जो करंट मिला था, ये क्या करना है, इस करंट को स्टूडेंट जो है आप क्या करिए कि ये क्या है, इन फेज, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आई म्यू इन फेज ऑफ द फाई आपको देखने को मिलेगा। ये आपको पता चलेगा तब जब भी हम इसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये जो है कंडीशन आपको रेजिस्टेंस में जाते हुए दिखेगा। चलिए अभी हम उसको बताएंगे आई म्यू क्या है, आई डब्ल्यू क्या है, यही डिफाइन करेंगे, आप परेशान ना होइए। आप इसको समझ करके चलिए। E1 जो है क्या है, 90 डिग्री आपको दिख रहा है, -90 डिग्री साइन ओमेगा टी -90 डिग्री। तो E1 आपको दिखेगा इधर, देखिए ये सब 90 डिग्री का कंडीशन है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, E1 यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। कहीं से हम आपको रटवा रहे हैं, इसी से लिख रहे हैं, तो क्या करना है, आपको इसको पहले ध्यान देनी है, और इसको आप तभी समझ पाएंगे जब आप इसके पीछे के सारे लेक्चर्स देखे रहेंगे। तो ये मैं मानता हूँ कि अभी तक के इसके पीछे के सारे लेक्चर जो है आपने देखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको मेरी आवाज़ जो है अच्छी तरीके से सुनाई दे रही है। देखिए अब जो E2 है वो भी क्या है,
90 डिग्री, तो E2 भी आपको इसी लाइन में देखने को मिलेगा। तो E1 और E2 सेम आपको फेज में दिख रहा है। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। आई म्यू को ध्यान दीजिएगा, किसके में, फाई के सेम फेज। अब क्या देखना है आपको कि देखिए जो E माइनस E1 अगर सॉरी माइनस E आपको दिख रहा है, तो E आपका इस कंडीशन में है ना, तो माइनस E मतलब इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आपको V देखने को मिलेगा। V क्या है आपका, माइनस E। आई होप स्टूडेंट्स आपको अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यही कंडीशन यहाँ पे आपको आगे लेकर के जाएंगी। जब हम आगे अभी बताएंगे, ये तो नो लोड कंडीशन है, जब लोडेड कंडीशन लेकर के दिखाएंगे तो वहाँ पर जो है स्टूडेंट्स ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप इससे जो है हमने इतना तैयार किया है, तो आई होप आपको ये चीज़ें याद समझ में आ रही होंगी। देखिए जब हम आपको वहाँ पे बताएंगे लोडेड में, तो किस तरीके से उस ग्राफ को हम डिज़ाइन कर रहे हैं, उसको समझने के लिए इसको पहले समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ से ये सारी चीज़ें आई हैं, आपको कॉज नहीं कोई बताएगा, तो बुक में इस तरीके से लिखा रहता है, यही सारी चीज़ें आपको ढूंढ करके समझनी रहती हैं। तो आई होप इम्पोर्टेंस तो आपको दिख ही रहा होगा, मुझे इतना बोलने की क्या ज़रूरत है। चलिए ये चीज़ें आप जो है इसको लिख करके चल सकते हो। क्या है ये चीज़ें जो है आप इसको लिख करके चल सकते हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कॉस ओमेगा टी नहीं, साइन लीजिएगा, आपको बेटर रहेगा, क्योंकि बाद में हम इसको चेंज भी तो कर सकते हैं आपके रिस्पेक्ट के अनुसार। चेंज करने का फार्मूला आप जानते ही हैं, इस तरीके से हमने इसको चेंज किया था, क्योंकि जब कर रहे थे तो कॉस ही लिए थे। तो यहाँ पर आप साइन इसको लीजिएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, साइन लेकर के इसको चलिए। तो इसको जो है स्टूडेंट्स आप नोट कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके आगे चलिए हम देखते हैं इसके आगे हम क्या करने वाले हैं। तो देखिए फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, यू इक्वल टू यू एम। मैं थोड़ा साइड हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और आपके बेसिक क्लियर करेगा। आपके बेसिक जो है यहाँ पर जो है ये क्लियर करने वाला है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान देनी होगी। तो इतनी जो चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप इसमें ध्यान दीजिए। अब हम चलते हैं इसके आगे वाले पोर्शन में। चलिए इसके आगे वाले पोर्शन में हम चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंस है कि हमने आई म्यू की बात किया। आई म्यू जो है ये क्या है आपके, इससे 90 डिग्री जो है आपको क्या दिखेगा, वोल्टेज से, वोल्टेज की अगर रेफरेंस में देखें तो 90 डिग्री लैगिंग में दिख रहा है, 90 डिग्री लैगिंग में। तो ये चीज़ें आप इसमें ध्यान दीजिएगा। अभी हम इसके बारे में दोनों को डिफाइन करें। अभी एक है आपका जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या, आई डब्ल्यू आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। तो इन दोनों का भी इधर ही रखे रहिए, इसको थोड़ा हम हटाते हैं और यहाँ पर आपको आई यू और आई डब्ल्यू का एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जो हम यहाँ पे आपको समझाने वाले हैं। देखिए अभी हमने आपको बोला था आई नॉट जो है वो इक्वल है आई म्यू प्लस आई डब्ल्यू के। तो यहाँ पे आई नॉट क्या है, आई म्यू क्या है, आई डब्ल्यू क्या है, ये जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप नहीं समझोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको यहाँ पर ये समझने के लिए कि आई डब्ल्यू किस तरीके से आई नॉट इस वी से 90 डिग्री किस तरीके से लैग में है, कहाँ पर हमें रखना है, ये चीज़ें आपको समझना। इन दोनों के प्रोजेक्शन आगे ले जाकर हम यहाँ पर कहीं आई नॉट लेंगे, तो वो चीज़ें समझने के लिए आपको ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि देखिए आई म्यू जो है आपको देख किस तरीके से एल में दिख रहा है इंडक्टर, और देखिए ये क्या है, वाटलेस कंपोनेंट है। आई म्यू को एक नाम से जानते हैं वाटलेस कंपोनेंट। रिएक्टिव कंपोनेंट है और 90 डिग्री लैग विथ V1। देखिए आई म्यू जो है 90 डिग्री, ये यहाँ पे V1 है, 90 डिग्री, देखिए 90 डिग्री है लैग। अगर V1 के रिस्पेक्ट देखिए करंट जो है क्या है, लैगिंग है, इससे 90 डिग्री जाएंगे तब यहाँ पहुँचेंगे, क्या है, करंट लैगिंग है 90 डिग्री। और अगर आई डब्ल्यू की बात करें, देखिए देखिए यहाँ पे ये तो आई यू की बात हो गई। आई डब्ल्यू की अगर हम बात करें तो आई डब्ल्यू क्या है आपका, किसके साथ दिख रहा है, वी के साथ दिख रहा है, तो क्या लिखा है, फेज विथ वी। तो ये क्या है, एक्टिव कंपोनेंट है और वाटफुल कंपोनेंट है आई डब्ल्यू। तो ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आपको समझ करके चलनी थी, जो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे थे। तो इसको आप जो है नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेन जो रोल है हमारा, इसको बताने का क्या पर्पज़ है, क्यों हमने बताया, इसका भी एक कंडीशन है, एक लॉ है, एक नियम है जो हमने आपको क्यों बताया। देखिए हर चीज़ के पीछे जो है कुछ ना कुछ जो है रीज़न होता है।
तो चलिए इसके अंदर के रीज़न के बारे में बात करते हैं। देखिए इसको हमने इसलिए बताया स्टूडेंट्स कि आपको ये चीज़ें समझ करके चलनी है कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंस क्या होने वाला है उसको आप ध्यान दीजिए। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो आपका आई म्यू है ये छोटा होता है आई डब्ल्यू से। ये आई म्यू कितना होता है 4 से 5% और ये 1 से 2%। ये परसेंट आप ध्यान से 1 से 2% का डिफरेंस और 4 से 5% का डिफरेंस, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये बताने का हमारा क्या पर्पस था, आई नोट निकालने का हमारा पर्पस है स्टूडेंट्स। आई नोट निकालने का यहाँ पे हमारा पर्पस है। आई नोट कहने का मतलब क्या, देखिए आई डब्ल्यू क्यू यहाँ पे है, आपको समझ में आया होगा क्योंकि ये क्या है आपका वाटफुल कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट। और आई नोट आई म्यू जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये क्यों है 90 डिग्री लैगिंग विथ वी से 90 डिग्री। और यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसका एक प्रोजेक्शन लेके जाएंगे इस पॉइंट पे और यहाँ से फिर नीचे। तो फिर यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या देखने को मिलने वाला है आपका आई नॉट। क्या देखने को मिलेगा आई नॉट। आई होप आप समझ रहे, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आई नोट आया कहाँ से। ये आई नोट जो है स्टूडेंट्स ये आया कहाँ से, अब आपको जो है ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि आई नोट जो है आया कहाँ से है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको मुझे यही चीज़ें समझानी थी इसलिए इतना कार्यक्रम करना पड़ा। अब हम थोड़ा इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में बात कर लेते हैं, बस वही हमारा लास्ट टॉपिक है क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा कि वाटलेस कंपोनेंट है, आई म्यू रिएक्टिव है कंपोनेंट और 90 डिग्री किसके हैं V1 से, और जो ये दिख रहा है आपको वाटफुल कंपोनेंट है, एक्टिव कंपोनेंट है, ये रिएक्टिव था, एक्टिव कंपोनेंट फेज विथ V। ये चीज़ें आप ध्यान, और इसके फार्मूले को आप ध्यान, यही फार्मूला डायरेक्ट आपको मिलेगा आगे चल करके जब हम इसके आगे मेन फेज पे बात करेंगे। तो यहाँ पर अब अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें एट नो लोड कंडीशन पे, जब हम लोड को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं और वहाँ पे जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस है उसको हम ज़ीरो करके देख रहे हैं, तो क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए उसके बारे में हम थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। तो इसको स्टूडेंट्स हम हटाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, बस वही हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लिए। आगे में हम आपको नेक्स्ट में मिलेंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या बात करें थे, जो ट्रांसफार्मर है, अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट, जो ट्रांसफार्मर का वैलेंट सर्किट है, ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट एट अ नो लोड कंडीशन, तो आपको क्या देखने को मिलने वाला है, ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट एट अ नो लोड कंडीशन। देखिए इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें जो है थोड़ा ध्यान से दे करके चलनी पड़ेंगी, वो आपको ध्यान देना है जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। आप इस तरीके से स्टूडेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका V1 है, यहाँ पर हम कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि नो रेजिस्टेंस इक्वल टू 0। आप ध्यान दीजिएगा रेजिस्टेंस यहाँ पे हम कोई भी, यहाँ किसी भी जगह रेजिस्टेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये ट्रांसफार्मर का मेन सिंबल है और इसमें जो है नो लोड कंडीशन है, नो लोड का कंडीशन है, नो लोड का कंडीशन है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी। अगर यहाँ पे करंट आएगा आई नॉट, तो उसके बाद ये स्टूडेंट्स आपका R है, ये आपका X है, हम X ले रहे हैं रिएक्टेंस। तो इसके कंडीशन अगर हम देखें कि R वाले में हमारा क्या होने वाला है, तो स्टूडेंट्स आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से कि R में हमने अभी इसके पीछे हमने क्या लिया था, R नॉट रखिए, X नॉट रखिए। R में हमने जो है IW लिया था, X में जब वहाँ पे X नॉट में हम क्या लेंगे I। ये चीज़ें आप समझ करके चलिएगा जो हम आपको बताने वाले हैं। आपका वाटफुल कंपोनेंट, वाटलेस कंपोनेंट।
ये एक्टिव, ये रिएक्टिव, ये चीज़ें समझ करके चलिएगा। जो हमने वहाँ पे लिखाई थी वो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका नो लोड का कंडीशन जो है, ट्रांसफार्मर के कंडीशन का नो लोड का। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो बिल्कुल इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम जो है आज के टॉपिक में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात किया है कि हम अब देखिए आपको समझाते हैं कि ये किस लिए हमने आपको बताया। देखिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर समझना ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो हमने इससे पहले एक फेजर बनाया था उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। फेज एंगल के थ्रू जो हमने आपको एक ग्राफ बनाया था वहाँ पे, वो ग्राफ किस तरीके से आ रहा है वो समझने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि आप लोग क्या करते हो कि बुक में लिखा है उसको रट लेते हो। तो रटना नहीं है, जो चीज़ जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट के पीछे जाइए। हर चीज़ का लॉजिक होता है, बट और वाई होता है, तो वो आप इसको खोजिए कि ऐसा क्यों है और है तो किस लिए है। तो यहाँ पे दो चीज़ आज के टॉपिक में क्लियर हुआ है कि हमें एसी का उपयोग ट्रांसफार्मर में करना है, डीसी का क्या है आप समझ रहे हो कि फ्लक्स ही नहीं चेंज हो रहा है, और उसका ग्राफ हमें किस तरीके से देखा है, और ये इक्विवेलेंट का ये सर्किट। देखिए टॉपिक था बहुत छोटा, बट आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्चुअल, इट्स वेरी कॉन्सेप्चुअल। इतना आपका ट्रांसफार्मर का डिफिनेशन नहीं, उससे ज़्यादा तो ये कॉन्सेप्चुअल होने वाला है। इस बिल्कुल फोकस करिए। अभी तक ट्रांसफार्मर में हमने आपको 4 लेक्चर्स कराए हैं। देखिए स्टूडेंट्स कुछ लेक्चर्स हैं जो हर एक उसमें रिपीट करेंगे, जैसे कि आपका हिस्टैरिसीस है, एडी है, फ्राडे का है। फ्राडे अगर आप नहीं पढ़े हो तो ये तो समझ लीजिए ट्रांसफार्मर आप पढ़िए मत, क्योंकि उन्हीं प्रिंसिपल पे ये सारी चीज़ें काम कर रही है। तो आपको क्या करना है, फ्राडे का तो बिल्कुल आपको पढ़ ही के चलना है। तो यहाँ पर जितनी चीज़ें बताई गई उसको ध्यान दीजिए। और स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो मस्त रहिए, अच्छे से रहिए। चलिए थैंक यू फॉर इट।